Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. We have completed part 1 and part 2 of chapter 5 from class 9th, cell. We have earlier discussed about the story of cell which Robert Hooke has discovered. Okay students, उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी, सेल थियरी देखी थी. उसके बाद हमने पार्ट 2 में देखा था कि सेल के शेप्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, साइज़ कैसे होते हैं, क्या वो डिफरेंट होते हैं, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन उसी पैराग्राफ में एनसीईआरटी में ये 2 टर्म्स दी हुई हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है, उससे पहले हम समझेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है. Okay students, so I have a small demo for you. Just a second. Suppose this is a glass of water. So in this water has higher spaces, molecular spaces between them, isn't it student? If we mix 1 spoon of salt in it, suppose I have added 1 tablespoon of salt in it. Now water actually has salt in it, है ना. वाटर के साथ सॉल्ट मिल गया है, ठीक है. अब हम इसको बोलेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन बदल गई है. तो व्हाट इज कंसंट्रेशन बच्चों? कंसंट्रेशन इज पतलापन या गाढ़ापन. बोलते हैं ना गाढ़ी सब्जी है बहुत, मतलब डाइल्यूट नहीं है, उसमें पानी की कमी है ना. गाढ़ी है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस मॉलिक्यूल है, पास मॉलिक्यूल है. अब देखिए इसमें वाटर जो था पहले फ्री था, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी जगह थी, लेकिन अभी सॉल्ट ने वो पूरी जगह घेर ली है. अभी सॉल्ट ने वो पूरी जगह ले ली है. थोड़ा सा सॉल्ट और इसमें घोल पाएंगे हम, ठीक है. एक लिमिट होती है सॉल्ट घोलने की भी, ठीक है, जो कि आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे 9th क्लास में ही, जिसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है. एक पॉइंट होता है हर एक लिक्विड का डिज़ोल्व करने का. ओके, दैट इज सैचुरेटेड पॉइंट. तो कंसंट्रेशन क्या है? किसी चीज़ का पतलापन या गाढ़ापन, है ना. अभी हमने इस पानी को, ये बहुत पतला था क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, अभी हमने इसमें सॉल्ट मिलाया, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया. तो कंसंट्रेशन एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या हुआ? अब इस सॉल्यूशन में अगर हम मेजर ऑफ वाटर करें, मेजर ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन, जो अभी मैंने आपको दिखाया बच्चों, इन दिस सॉल्यूशन इज नोन एज concentration of water. अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि इस ग्लास में वाटर की कितनी कंसंट्रेशन है, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? आप बोलेंगे मेजर ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन. वाटर का मेजर करना, ठीक है, सॉल्ट को हटाकर वाटर को मेजर अगर करें तो हम उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. ओके स्टूडेंट्स, अगर इसी जगह पर हम यहाँ लिख दें मेजर ऑफ सॉल्ट इन दिस सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए आप क्या है, मेजर ऑफ सॉल्ट इन दिस सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. मेजर ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या हुआ? किसी चीज का पतलापन या गाढ़ापन इज एक्चुअली कंसंट्रेशन. ठीक है, इतना आपको समझ में आया बच्चों? अब कंसंट्रेशन से याद हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे डिफ्यूजन की तरफ. देखिए मेरे पास एक और छोटा सा डेमो है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई हैव अ डेमो फॉर यू. सपोज ये एक वाटर, ठीक है, पानी है. बहुत ध्यान से आपको देखना है स्टूडेंट्स. ये पानी है, इसमें मैंने पानी में कलर इधर से मिलाया, बट इट इंटरमिक्सेस विद ईच अदर. मतलब यहाँ पे कलर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, लेकिन ये अपने आप इधर तक पहुँच गया. मीन्स व्हेन
सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, तो हमने क्या किया था, हमने कलर को मिलाया पानी में, कलर एक साइड था और तुरंत वो इंटरमिक्स हो गया। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू substance is known as diffusion. This intermixing of gases, mostly this term diffusion takes place in all the states, but mostly in a gaseous term diffusion term is used. So intermixing of gases from higher concentration, वाटर भी लिख दो, सॉलिड भी लिख सकते हैं। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन ऑल द स्टेट्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बच्चों, लोअर कंसंट्रेशन आपने अभी देखा ही कि कैसे इधर एक साइड में हमने कलर डाला था और इट इंटरमिक्स क्यों हुआ, हमने फर्स्ट चैप्टर में, बेटा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आप ही के क्लास में कि इंटरमिक्सिंग क्यों होता है। ठीक है, कैसे होता है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी, दे कंटिन्यूसली मूव। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, पानी के भी पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, पार्टिकल्स आर एक्चुअली पुशिंग द कलर, और कलर का भी लिक्विड है ना, एक्चुअली कलर भी मैंने लिक्विड लिया है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तुरंत इंटरमिक्स हो जाता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस और वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? इतना आपको समझ में आया? ओके फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है ना। अभी ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज ऑल्सो इंटरमिक्सिंग या मूवमेंट ऑफ वाटर, नॉट इंटरमिक्सिंग, मूवमेंट ऑफ वाटर। बच्चों ध्यान दीजिए, मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोसिस, वरना वो ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन ही हो जाएगा। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू भी लिख सकते हैं, थ्रू सेमी परमिएबल membrane from higher concentration to lower concentration. Okay, I'm not writing it, it's wasting our time. So movement of water through semi-permeable membrane or in the presence of semi-permeable membrane from higher concentration to lower concentration, ये होता है ऑस्मोसिस। अब ध्यान से देखिए, ऑस्मोसिस का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बड़ा ही सटीक एग्जाम्पल है जो घर में आप देखते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी को कल चने की सब्ज़ी बनानी है, तो वो एक बाउल लेती हैं और उसमें पानी भर देती हैं और चने डाल देती हैं। ठीक है, चने बहुत पास कंडेंस टाइप के होते हैं, ठीक है, सिकुड़े हुए रहते हैं, बिल्कुल श्रिंक रहते हैं, लेकिन सुबह तक चने फूल कर बड़े बड़े हो जाते हैं। दिस यू हैव सीन स्टूडेंट्स, ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि बहुत फेमस है ना। तो कि इसमें क्या हुआ, ये चने में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बाहर पानी ज़्यादा है, पानी बाहर ज़्यादा है मतलब हाई कंसंट्रेशन है, इस चने के अंदर पानी कम है मतलब लो कंसंट्रेशन है, एंड व्हाट विल हैपन, द वाटर मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। दिस यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, वेरी इजी। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है ट्री। दिस इज अ ट्री एंड दीज आर द रूट्स। ओके, तो रूट्स एब्जॉर्ब कैसे करते हैं पानी को, हम तो पानी मिट्टी में डालते हैं, हम कोई इंजेक्शन तो लगाते नहीं है इसमें, है ना, हम पानी मिट्टी में डालते हैं। अब मिट्टी में जो मिनरल्स हैं पानी में मिल जाते हैं। ठीक है, अब पानी में ये जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, जड़ों के अंदर पानी कम हो जाता है जब प्लांट्स में, गर्मियों में खासकर ऐसा होता है, पानी जड़ों में कम है और बाहर पानी ज़्यादा है, तो क्या होगा, द वाटर विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन और एंटर हो जाता है। फिर इनमें टर्गर प्रेशर बिल्डअप होता है, जाइलम अपना काम करता है ना, इस तरीके से कंडक्शन होता है वाटर का। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस।
Are you getting my point? Diffusion is intermixing of the substance, intermixing of gases in water from higher concentration to lower concentration. No semi-permeable membrane is required. Okay, but osmosis, the movement of water from higher concentration to lower concentration in the presence of semi-permeable membrane through the semi-permeable membrane is osmosis. Am I clear, students? चलिए, so I hope this topic is crystal clear in your mind, students. ठीक है, तो सेल एक्चुअली ये टर्म्स हम सेल में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस होती है, पोर्स होते हैं उसमें, है ना. पोर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन, CO2, वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स, ETC, जो चाहिए सेल को, सब बाहर से लेता है, फ्रॉम हायर टू लो. ऐसा ही होता है ऑक्सीजन के केस में. ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है. जब एक्सचेंज होता है सेल्स में, ऑक्सीजन आपने सांस ली, आपके लंग्स प्रत्येक सेल तक पहुंचा रहे हैं. ठीक है, आपके लंग्स ने हार्ट को दी, हार्ट ने हर सेल तक पहुंचानी है O2. किसके हेल्प से, ब्लड की हेल्प से. ब्लड जा रहा है, यहाँ तक आया. अब यहाँ ब्लड में O2 खूब ज़्यादा है, लेकिन अंदर सेल के O2 कम है, CO2 ज़्यादा है. ठीक है, CO2 यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है. अब क्या होगा, ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड, क्योंकि अंदर कम है, हायर टू लो, है ना. यहाँ हाई है, ठीक है, यहाँ लो है, तो इट विल मूव इनसाइड. और CO2 क्या होता है, CO2 अंदर ज़्यादा है, क्योंकि हाँ, अंदर ज़्यादा कहाँ से आई भाई, हमने फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं ना, हम फूड को तोड़ते हैं, तो क्या बनता है हमारी बॉडी में, क्या बनता है बच्चों, भूल गए आप, एनर्जी बनती है और CO2 बनता है. वो CO2 तो हमें बाहर फेंकना है ना, सांस ली है तो छोड़नी भी तो है ना, उसमें बाहर छोड़ेंगे क्या, CO2 ना. कहाँ से आएगी, इन्हीं सेल से तो आएगी. तो क्या होगा, CO2 यहाँ बहुत है, ऑक्सीजन यहाँ भर गई, अब CO2 बाहर कम है. इस ब्लड के पास CO2 नहीं है, ऑक्सीजन दे दी उसने, तो अब CO2 आके बाहर निकल आएगी. CO2 विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन. एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज अ बेसिक रूल. समझ में आया? इसलिए हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को पढ़ रहे हैं. ठीक है, इसलिए हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को पढ़ रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. देख लेते हैं ये क्या होता है. सपोज करिए कि आपने एक बीकर लिया है और इसमें आपने पानी भर लिया है. ठीक है, यू हैव वाटर इन इट. ठीक है, तो मान लीजिए इसमें आपने एक सेल ले लिया है, कोई भी सेल ले लीजिए, चना ले लीजिए या किशमिश ले लीजिए या कोई भी लाइव सेल ले लीजिए. तो आप देखेंगे कि मान लीजिए इस पानी में जो पानी का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, मतलब पानी पतला है, और अंदर सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो है. ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, water will move inside of the cell. Water will move inside of the cell. Why inside? Because water will move from higher to lower concentration. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, इस टाइप के सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन. इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अब देखिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, सेल के साथ जो ये प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस. क्यों? क्योंकि इसमें वाटर विल मूव इनसाइड और सेल विल स्वेल, फूल जाएगा, चना या कोई भी सेल फूल जाएगा. दिस प्रोसेस इज दिस सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक एंड दिस प्रोसेस इज एंडोऑस्मोसिस. ओके स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक में देखिए बीकर ले लिया है, सेल ले लिया है, सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, हाई वाटर कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर लो वाटर कंसंट्रेशन है. सेल के बाहर लो वाटर कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, नमक मिला देंगे, है ना. नमक मिलाने से क्या है, पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, नमक ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे इस चने में से पानी बाहर आ रहा है, क्योंकि यहाँ हाई है, इसके बाहर लो है. तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस. क्यों? क्योंकि जब सेल में से पानी बाहर आता है तो सेल विल बिकम श्रिंक, सिकुड़ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक. नाउ आइसोटोनिक. आइसोटोनिक में क्या है, वाटर कंसंट्रेशन बाहर और अंदर सेम होता है. ठीक है, तो क्या इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है? होती है. माइनर मूवमेंट टेक्स प्लेस, बहुत माइनर, जिसे हम डिटेक्ट ना कर पाए,
ठीक है, आंखों से ना डिटेक्ट कर पाए, बहुत माइनर मूवमेंट होती है, तो इसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। चने में एक लिमिट है चने की वाटर खींचने की। चना पहले से ही फूला हुआ है, अब आप फूले हुए चने को कितने भी ज़्यादा बड़े टब में भर दीजिए, ऐसा नहीं होगा कि चना फूल के बहुत बड़ा बलून बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चने की एक लिमिट है, वहीं तक रहेगा, मतलब वाटर कंसंट्रेशन दोनों साइड बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। नाउ वी विल टॉक अबाउट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमने ये बात कर लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन आपको पता ही है। जब सीधी बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को अलग कर रही है एनवायरनमेंट से, तो इसका क्या क्या फंक्शंस हुए। पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को बचाती है, परमिशन देती है। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी देती है सेल को प्रोटेक्शन देती है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? साइंटिस्ट ने बोला कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर भी लेयर होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में, उसके ऊपर भी जो लेयर होती है उसको उन्होंने बोला सेल वॉल। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी सेल वॉल पाई जाती है प्लांट्स में और फंगाई में। इतना तो एनसीईआरटी में ही लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, कुछ बैक्टीरियाज में भी ये पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल, और प्रोटिस्टाज में पाई जाती है। प्रोटिस्टाज क्या होते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। आप डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में प्रोटिस्टाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स में पाई जाती है, फंगाई में, बैक्टीरियाज में एंड प्रोटिस्टाज में पाई जाती है सेल वॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो सेल वॉल का ऐसा क्या काम है? देखिए, सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है पेड़ के लिए। तो क्यों? क्योंकि सेल वॉल इज मेड बाय सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज एक टफ मटेरियल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्यूलोज है इसमें और भी फॉस्फोलिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अकेला सेल्यूलोज से नहीं बना है, लेकिन मैक्सिमम अबव 80% सेल्यूलोज है, इसीलिए हम इसको सेल्यूलोज से बना हुआ कहते हैं, ठीक है। अब सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है, ठीक है। अब सेल वॉल नहीं होगी तो प्लांट तो ज़रा सी हवा में टूट जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और वो क्या होगा, एक लिमिट आएगी, एक हवा का झोंका झेल पाएगा, वरना टूट जाएगा, है ना। लेकिन अगर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, इसी की वजह से प्लांट में टफनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है प्लस टफनेस भी है बेटा। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज है, ठीक है। आपको पता ही है कि कुछ रूमिनेंट एनिमल्स, जो भी रूमिनेंट एनिमल्स है लाइक एलिफेंट, काऊ, बफेलो, वो जल्दी जल्दी भूसे को खा लेते हैं। आप तुरंत उसमें टब में रखिए, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। उसके बाद दिन भर मुंह चलाते रहते हैं वो एनिमल्स, काऊ हुआ, बफेलो हुआ, गाय भैंस को आपने देखा होगा मुंह चलाते हुए फ्री टाइम में। तो वो उस समय क्या कर रहे होते हैं, वो खाने को जल्दी जल्दी अपने पेट में ले जाते हैं, उसके बाद वापस पेट से लाते हैं, वापस पेट से मुंह में लाते हैं। इसे बोलते हैं कड, CUD, कड। और इस कड को चबाते रहते हैं, ठीक है, पूरे दिन डबल डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो रूमिनेंट एनिमल ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सेल्यूलोज इज़ रियली टफ टू डाइजेस्ट, तो हम तो इसे बिल्कुल नहीं पचा सकते। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, आपकी मम्मियाँ पालक की बड़ी बड़ी डंडी, मेथी की डंडी निकाल देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है इट विल अफेक्ट योर डाइजेशन। तो आपको समझ आया सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल इज प्रोटेक्टिंग लेयर फाउंड ऑन प्लांट्स, फंगाई, फ्यू बैक्टीरियाज एंड प्रोटिस्टाज। ऑल्सो थर्ड थिंग इज साइटोप्लाज्म। देख लेते हैं, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है बाहर की, ठीक है। इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस। इस जेली लाइक सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका क्या यूज़ है भाई? क्यों पढ़ रहे हैं हम? हमें तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, ये अंदर का क्या मतलब है इसका? तो आपको मैं बता दूं कि ये जेली लाइक इतना इम्पॉर्टेंट है, ये जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म, जितना अपने घर में घर के सदस्यों के लिए फ्लोर इम्पॉर्टेंट है। हम चलेंगे कहाँ अगर फ्लोर नहीं होगा? तो हमारे घर में हमारे ऊपर छत नहीं होगी तो हम रहेंगे कहाँ? पूरा खुला होगा तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ऐसे ही साइटोप्लाज्म है बेटा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल के लिए खासकर, क्योंकि साइटोप्लाज्म वो टाइल्स हैं, वो फ्लोर है जो सारे सेल ऑर्गेनिल्स को इंटैक्ट रखता है, ठीक है, बचा के रखता है, मतलब साथ में रखता है। और अगर सेल को कोई धक्का भी लगता है तो
बिकॉज ऑफ दिस साइटोप्लाज्म सेल ये धक्का झेल लेता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है सेल में और फिर वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली है इतने सारे मेन टॉपिक्स पे, हमने आज बात कर ली है अभी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद ये पार्ट 3 ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, पार्ट 4 में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, सॉरी थोड़ा मेम्ब्रेन, हाँ ये सेल है और इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, तो ये इस टाइप का दिख रहा है। तो इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल को याद ही नहीं रहेगा कि उसे करना क्या है। अगर मान लीजिए आपका कोई स्किन का सेल है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है या न्यूक्लियस में कोई गड़बड़ हो गई है, अब उस स्किन के सेल को पता ही नहीं है क्या करना है, तो वो डिवाइड होता जाएगा, डिवीजन चलता रहेगा उसमें, और डिवाइड मैक्सिमम डिवाइड होता रहेगा तो वो बन जाएगा कैंसर, फोड़े निकल आएंगे आपको, है ना, कैंसर बन जाएगा, क्योंकि आपको सेल को पता ही नहीं करना क्या है, इट इज़ जस्ट डिवाइडिंग, ठीक है। तो दिस क्रोमोसोम्स एंड दिस न्यूक्लियस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स रखता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए ये एक पोस्टमैन है, न्यूक्लियस इज अ पोस्टमैन, ठीक है, एंड एक्स इज द लेटर्स, जो लेटर पोस्टमैन लेके चलते हैं ना, चिट्ठियाँ, तो न्यूक्लियस क्या है, एक पोस्टमैन है और इसके पास से चिट्ठियाँ, बहुत सारे क्रोमोसोम इसकी चिट्ठियाँ हैं। इन चिट्ठियों में लिखी है बहुत सी बातें, इन चिट्ठियों में लिखी है बहुत सी बातें, ठीक है। ये बातें हैं डीएनए, पूरी बातें लिखी हुई हैं इसमें, एक्स वाई गामा कैसे हो, सादर प्रणाम, भाऊजी सब ठीक है, फलाने का, ऐसा उसमें नहीं लिखा होता, मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसे ही चिट्ठी में लिखते हैं, आदरणीय माता पिताजी हम ठीक हैं, यहाँ पे बढ़िया हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डीएनए, पूरी लिखावट इसमें जो लिखा हुआ है वो डीएनए है। लेकिन इसमें मेन बात, जैसे चिट्ठी में मेन बात लिखी होती है, सादर प्रणाम हम सब ठीक हैं बढ़िया हैं और छोटे की शादी आ जाओ, मेन बात क्या है, छोटे की शादी आ जाओ, दैट मेन फंक्शनल, दैट इम्पोर्टेंट part, that a functional unit is genes, okay student. So X is a letter, means chromosomes is a letter, हमारा न्यूक्लियस पोस्टमैन है, उसमें लिखी हुई बातें सारी क्या है, डीएनए है, सब बातें इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, हाँ, द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज जीन्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब की बात जीन्स है, ओके स्टूडेंट्स। और जीन से ही तो हमें डिसाइड होता है कि हम पेरेंट की तरफ ज़्यादा, पेरेंट्स जैसे, मदर जैसे ज़्यादा दिखेंगे या फादर जैसे ज़्यादा दिखेंगे। तो क्रोमोसोम का आपको बेसिक समझ में आया, क्रोमोसोम्स हैज़ डीएनए, और व्हाट इज डीएनए फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक्चुअली जो न्यूक्लियस होता है इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। कई सारे ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं होती है या प्रेजेंट ही नहीं होती है, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, नॉट एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं होती है या स्यूडो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर उनमें एक ही क्रोमोसोम्स पाया जाता है, और अगर सेल मेम्ब्रेन भी है, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ अच्छे से है, तो हम उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आज के लिए इतना बहुत है, पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है।